बहू को पलकों पर बिठाकर रखूंगी। पानीपत शहर में सावित्री देवी का एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। सावित्री के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी पहले ही हो चुकी थी और कुछ ही दिन बाद वो अपने छोटे बेटे संदीप की शादी पारुल नाम की लड़की के साथ कर देती है और उसको अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। अगली सुबह पारुल की पहली रसोई होती है। फिर रसोई में जाकर पारुल सबके लिए खाना बनाती है। तभी उसकी सास रसोई में आती है और अपनी बहू को रसोई का काम करते हुए देखकर कहती है, अरे बहू, तुम इतनी जल्दी उठ गई, अभी तो तुम्हारी शादी को 1 दिन ही हुआ है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई थी ना, तो सोचा जल्दी उठ जाओ। अच्छा कोई नहीं, तो तुम बस 2 पूरी तल देना, तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, घर में खाने वाले लोग तो बहुत है, फिर आप मुझे 2 ही पूरी बनाने के लिए क्यों कह रही हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी फूल सी बहू ज्यादा काम करे, और अगर तुम 2 ही पूरी तल दोगी तो ये मानो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म हो गई। पारुल जैसे ही पूरी गरम तेल में डालती है तभी तेल के छींटे उसके हाथ पर आ जाते हैं। माँ जी! अरे अरे बहू, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैंने मना किया था, अब देखो जल गई ना। लाओ दिखाओ अपना हाथ, मैं इस पर जल्दी से बर्फ लगा देती हूँ। माँ जी, आप ज्यादा परेशान मत होइए, और खाना बनाने में तो थोड़ा बहुत हाथ तो जल ही जाता है। अरे बहू, मैं कैसे परेशान ना हूँ? अगर तुम्हारे हाथ पर छाला पड़ गया तो? मुझे नाथ को तो ऐसी छोटी मोटी चीजों की आदत है, और मेरे ससुराल वालों को देखो कैसे मुझे सभी लोग अपने पलकों पर बिठा कर रख रहे हैं। पारुल अपनी सास को इस तरह देखकर थोड़ा उदास हो जाती है, क्योंकि वो अनाथ और गरीब घर से थी। उसको इतना प्यार कभी किसी से नहीं मिला था, लेकिन उसकी शादी एक अमीर घर में हो जाती है। पारुल अपनी सास को अपने लिए इतनी फिक्र करते देख पुराने दिनों में खो जाती है। पारुल का खाना बनाते समय चूल्हे से हाथ जल जाता है, लेकिन उसे अपने मामा मामी के डर की वजह से खाना बनाना पड़ता था। तभी उसकी बेरहम मामी चिल्लाते हुए उसके पास आती है। अरे ओ महारानी, अभी तक बना नहीं तुझसे खाना, जल्दी जल्दी खाना बना। मामी, मेरा हाथ जल गया है, मुझसे आज रोटी नहीं बनेगी। मुझे ये बहाने बनाकर मत दिखा, समझी? जल्दी से खाना बना। काश मैं अनाथ ना होती, मुझे समझने वाली मेरे पास मेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। पारुल ऐसे बोलकर रोने लगती है, लेकिन उसके आंसू पोंछने के लिए कोई भी उनके पास नहीं था। बहू, क्या हुआ? क्या सोच रही है? चलो बाहर, सब लोग खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पारुल बाहर जाती है तो देखती है सब लोग उसके इंतजार में बैठे हुए थे। घर में कोई भी पारुल के बिना खाना खाने को तैयार नहीं था। इस वजह से उसको भी खाना खाने बैठना पड़ा, और सब लोग अपने अपने हाथों से पारुल को खाना खिलाने लगे। घर के सभी लोग उसको इसलिए इतना प्यार देते थे क्योंकि वो इस घर की छोटी बहू थी। सभी लोग उसका हर छोटी से बड़ी चीज का ख्याल रखते थे, और ऐसे ही पारुल को अपने ससुराल में करीब 10 महीने गुजर जाते हैं। संजन, रेडी हो जाओ, आज हम दोनों डिनर के लिए बाहर जाएंगे। लेकिन आज तो संडे है, आज के दिन तो आप घर पर रहकर आराम करते हो ना? तुम्हारे साथ डिनर करने में जो मजा है वो घर पर रहकर आराम करने में नहीं है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। संदीप ऐसे बोलकर बाहर चला जाता है। पारुल अपना भारी मन करके फिर से अपने पुराने दिन को याद करने लगती है। अरे सुनो सोनाली, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज मैं अपने पति के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी। ओह सही है। वैसे पारुल, पता नहीं तुझे कभी ऐसे दिन नसीब होंगे भी या नहीं। तुझ गरीब से कौन ही अमीर लड़का शादी करेगा? पारुल की सहेली उसको ऐसा बोलकर चिढ़ा रही थी, लेकिन उस वक्त पारुल के पास अपनी सहेलियों को देने के लिए कोई जवाब नहीं होता था। वो भी क्या दिन थे जब लोग मुझे अनाथ और गरीब कहकर चिढ़ाते थे, और आज देख लो, मुझे पलकों पर रखने वाला ससुराल मिला है। यहाँ सभी लोग मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं। सासू माँ तो ऐसी है मानो उनके रूप में मुझे दूसरी माँ मिल गई हो। तभी उसके कमरे में उसकी दोनों ननद आती हैं। अरे तुम दोनों आओ बैठो। भाभी, हम बैठने नहीं आए, हम तो आपको डिनर के लिए रेडी करने आए हैं। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे नंद के रूप में बहन मिली है। कुछ ही देर में पारुल संदीप के साथ कार में बैठकर एक 5 स्टार होटल में डिनर करने के लिए चली जाती है। वाह वाह, कितनी सुंदर जगह है संदीप जी। क्या ये आपका पहले से ही प्लान था? और नहीं तो क्या। पारुल को संदीप का अरेंजमेंट बहुत पसंद आता है, और वो अपने पति का अपने लिए इतना प्यार देखकर आंखें नम कर लेती है। और अगले दिन भी सावित्री अपनी बहू को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है। बहू, शर्माना नहीं, जो भी पसंद हो ले लेना। माँ, पहले ही मुझे इतना सब कुछ दिला चुकी हो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार काफी है। लेकिन माँ जी, आपने मुझे इतनी महंगी ड्रेस दिलवाई किस लिए है? अरे बहू, वो तो एक सरप्राइज है। चलो, अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो नीचे कैंटीन में चलकर कुछ खा लेते हैं।
सावित्री अपनी बहू को अपने साथ कैंटीन में ले जाती है और उसकी पसंद की काफी सारी चीजें खाने को मंगवाती है। माँ जी, इतना सब मंगवाने की क्या ही जरूरत थी? तुम्हें पसंद है ना, इसलिए। अब चल जल्दी से मुंह खोलो। आहा। सावित्री ने अपनी बहू को अपने हाथों से खाना खिलाया और ऐसे ये सिलसिला जारी रहता है। कुछ दिन बाद पारुल का जन्मदिन आता है और वो दिन आज था। फिर ससुराल वालों ने उसके बर्थडे पर एक बड़ी सी पार्टी रखी थी, जिसमें पारुल के मामा मामी और उसकी सभी सहेलियां आती हैं। पारुल को उसकी सास ने बिल्कुल राजकुमारी की तरह रेडी करवाया था। उसको देखकर पारुल की सहेली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे यार, पारुल के बर्थडे पर इतनी बड़ी पार्टी, कितने अमीर लोग हैं इसके ससुराल वाले। तू सही कह रही है यार, हम तो इसको कितने ताने देते थे, मगर इसकी यहाँ आकर तो किस्मत के ताले खुल गए। थोड़ी देर बाद सावित्री माइक लेकर अनाउंस करती है, मैं आशा करती हूँ कि सभी लोगों ने इस पार्टी में खुलकर एंजॉय किया होगा, लेकिन अब वो समय आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अब मैं अपनी प्यारी सी बहू को उसके बर्थडे पर उसको उपहार में हमारे खानदानी पुश्तैनी क्राउन को पहनाऊंगी। सावित्री ने ऐसे बोलकर हीरो से जड़ा हुआ ताज अपनी बहू के सर पर पहना दिया। माँ जी, मैं तो गंगा नहा ली माँ जैसी सास पाकर। बहू, तुम्हें इस घर में कोई सास नहीं, सिर्फ एक माँ मिलेगी, और मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा अपनी बहू को पलकों पर बिठा कर रखूंगी, क्योंकि तुम इस घर की इज्जत हो और हमारे कुल की लक्ष्मी हो। सावित्री की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन पारुल की ऐसी चमकती हुई किस्मत देखकर उसके मामा मामी और सहेली हैरानी से भर जाते हैं, क्योंकि पारुल को अब वो जिंदगी मिल गई थी जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। रोहित और कंचन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोहित अमीर था जबकि कंचन गरीब घर की थी। उनकी शादी में इसी बात को लेकर बहुत अड़चनें आ रही थी। रोहित की माँ सुलोचना स्वभाव की बहुत चालाक थी। वो अपने बेटे रोहित की शादी किसी अमीर लड़की से करना चाहती थी, इसलिए रोहित ने अपने पापा की मदद से कंचन के परिवार वालों के सामने एक मंदिर में शादी कर दी। जीती रहो बहू। पापा, आपको लगता है मम्मी इस शादी को मंजूरी देंगी? बेटा, जब भगवान ने मंजूरी दे दी तो तुम्हारी मम्मी को भी देनी ही पड़ेगी। अच्छा चलो, अब कंचन बहू को घर ले चलो। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सासू माँ का दिल जीत सकूं। बेटी, मुझे पता है तू एक न एक दिन अपनी सासू माँ का दिल जरूर जीत लेगी, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। कंचन रोहित और अपने ससुर के साथ घर पहुँचती है, पर ये क्या, जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उसकी सासू माँ ने कंचन को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वो तो खुशी से थाली सजाकर उन दोनों की आरती करने लगी। ये देखकर रोहित और उसके पापा हैरान रह गए। उन्हें तो लगा कि सुलोचना पूरे घर को सिर पर उठा लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुलोचना ने कंचन का बहुत प्यार से स्वागत किया। आओ बहू, अंदर आओ, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो जी, शादी तो तुम चुपचाप कराए, पर रिसेप्शन में बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। मेरे भी तो अरमान है कि आस पड़ोस और रिश्तेदार सब मेरी बहू को देखे। हाँ सुलोचना, बिल्कुल, मैं आज ही रिसेप्शन के सारे इंतजाम करता हूँ। कंचन खुश थी कि उसकी सास ने उसे अपना लिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सुलोचना बहुत चालाक थी। वो अपने मन में कोई और ही खिचड़ी पका रही थी। मैं ये झूठे प्यार का नाटक ज्यादा दिन नहीं कर सकती, मुझे कुछ और ही सोचना होगा, हाँ, ताकि मैं इस लड़की को अपने घर से निकाल सकूं। सुलोचना ने कंचन को बहू के रूप में नहीं अपनाया था, वो तो सबके बीच नाटक कर रही थी। रिसेप्शन में सुलोचना कंचन को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलवाती है। रोहित का ध्यान अपने दोस्तों में था। क्या बात है सुलोचना, तूने तो चोरी चुपके बेटे की शादी भी कर दी और अचानक से रिसेप्शन भी रख दिया। बात कुछ हजम नहीं हुई। अब क्या बताऊं सुषमा, बहू गरीब घर की है बेचारी, इसलिए चुन्नी चढ़ा कर ले आए। अब बारात जाती तो इसके माता पिता में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बारात का स्वागत कर सकते। अरे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तुम क्या समझ रही हो, घर में बैठने के लिए कुर्सी तक तो है नहीं। वो तो रोहित को ना जाने इसमें क्या दिख गया। अब बच्चों की तो तुम जानती ही हो, जिद के आगे झुकना ही पड़ता है, वरना मैं तो इसे कभी भी अपनी बहू ना बनाती। अच्छा तुम लोग अब आई हो रिसेप्शन में तो अच्छे से खा पी कर जाना। बबली, उषा, सुन रही हो ना, हमने रिसेप्शन बड़ा पैसा लगा कर रखा है, एक एक बढ़िया चीज बनवाई है। बहू अगर गरीब घर की है तो क्या हो गया, ससुराल तो उसे अमीर मिला है। चलो मैं और मेहमानों को देख लूं। सास की बातें सुनकर कंचन की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तभी उसके माँ और पापा आ जाते हैं। कंचन अपने आंसू पोंछ लेती है। सुलोचना मुंह बनाती हुई उसके आगे से चली जाती है। बेटी, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? कंचन, तेरी सास ने तेरे साथ कुछ गलत बात तो नहीं की?
जी पापा जी, माँ जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। पता है जब से आई हूँ कोई काम ही नहीं करने देती, सारा दिन ठाठ से बैठे रहती हूँ। कंचन अपने मम्मी पापा को झूठ बोल देती है, पर सच तो ये था कि सुलोचना उसके साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। जब तक सुलोचना के ससुर और रोहित घर पर होते थे तब तक तो सुलोचना कंचन से बहुत मीठे से बात करती, और जैसे ही वो दोनों घर से जाते सुलोचना उससे घर के सारे काम करवाने शुरू कर देती, और शाम को जब वो दोनों वापस आते तो उसका रवैया अलग ही। अरे वाह, खीर बहुत टेस्टी बनी है। 2-3 दिन से मेरा मीठा खाने का बहुत मन था। अरे बेटा, मुझे पता था, तभी मैंने शाम को बना दी। तुझे पसंद आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चीनी भी कम डाली थी। मुझे पता था तू मीठा कम खाता है। पर माँ, मीठा तो इसमें बहुत तेज है। सुलोचना झूठ बोल रही थी, क्योंकि खीर उसने नहीं बल्कि कंचन ने बनाई थी। कंचन ने मीठा ज्यादा डाल दिया था। जब सुलोचना की चोरी खुलने वाली थी तो कंचन बात को संभाल लेती है। अरे वो मैंने ही मीठा ज्यादा डाल दिया, मुझे नहीं पता था कि माँ जी मीठा डाल चुकी हैं। कोई बात नहीं बहू, आगे से मीठा कम डाल लेना। एक कटोरी मुझे भी दे दो। कंचन ने बात को संभाल कर अपनी सास को सम्मान दिया था, पर सुलोचना को इस बात से कोई मतलब नहीं था। घर के सारे काम कंचन करती थी, पर क्रेडिट सुलोचना अपने नाम कर लेती थी। कंचन इस बात के लिए कभी भी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर इससे उसकी सास खुश होती है तो कोई बात नहीं, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं काम का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेती हूँ। करती ये है, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ऐसे दाल नहीं गलने वाली, मुझे सोनिया को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो सोनिया बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ। सोनिया सुलोचना की सहेली की बेटी थी। सुलोचना चाहती थी कि सोनिया उसके घर की बहू बने, पर रोहित ने कंचन से शादी कर ली। सुलोचना चाहती थी कि किसी तरह कंचन इस घर को छोड़कर चली जाए और सोनिया इस घर की बहू बनकर आ जाए, इसलिए वो सोनिया को रहने के लिए बुला लेती है। नमस्ते आंटी, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। मैं वैसे भी घर पर बहुत बोर हो रही थी, आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस तो फिर अब आराम से कुछ महीने मेरे पास रहो। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए ही यहाँ रहो, पर तुम्हें इस रास्ते के कांटे को निकालना होगा। जब तक ये कंचन यहाँ पर है तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। आप चिंता मत करो आंटी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इस कंचन को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बस तो फिर बन गई बात। तुम आज रोहित के लिए साउथ इंडियन खाना बनाओ, उसे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। रोहित तुम्हारे हाथ का बढ़िया खाना खाएगा तो अपने आप तुम पर लट्टू हो जाएगा। पर आंटी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी? अरे तो कोई बात नहीं, खाना कंचन बना लेगी। जब रोहित और उसके पापा आए तो मैं बोल दूंगी तुमने बनाया है, बस हो गया काम। सोनिया रसोई में जाती है और कंचन को मीठी मीठी बातों में फंसाकर साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए कहती है। कंचन, आज मेरा साउथ इंडियन खाने का बहुत मन है, प्लीज तुम डोसा सांभर और इडली वगैरह बना दोगी, बहुत मन कर रहा है। ठीक है तुम बैठो, मैं तैयार कर देती हूँ। कंचन बहुत ही स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना तैयार करती है। रोहित और उसके पापा के आने का समय हो रहा था, तभी कमरे में से सुलोचना की चीखने की आवाज आती है। कंचन दौड़ती हुई कमरे में जाती है। बाथरूम में फर्श पर साबुन गिरा हुआ था, उस पर पैर फिसल गया, मेरी कमर। माँ जी, मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ, चलिए आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। कुछ देर बाद डॉक्टर के आने पर पता चलता है कि सुलोचना की कमर का मांस फट गया है, जिस कारण उसे कुछ दिन बेड रेस्ट करना होगा। कंचन रसोई में सुलोचना के लिए कुछ हल्का बनाने चली जाती है। सब लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। सोनिया, यही मौका है, तुम मेरी सेवा करके सबका दिल जीत सकती हो, फिर आराम से तुम इस घर की बहू बन जाओगी। नो आंटी, मैं आपके वॉशरूम और टॉयलेट साफ नहीं कर सकती। अभी अभी डॉक्टर ने कहा कि आपको बेड पर ही वॉशरूम और टॉयलेट करना है, ये सब मुझसे नहीं होगा। मुझे इन सब कामों से बहुत चिढ़ होती है। जब आप ठीक हो जाओगे तभी मैं आऊंगी, अभी तो मैं जा रही हूँ। मैंने मॉम को फोन कर दिया था, वो गाड़ी भेज रही है। जब आप ठीक हो जाओगे तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। सोनिया की बात सुनकर सुलोचना की आंख खुल जाती है। वो जिसे अपना समझ रही थी वो वास्तव में अपनी नहीं थी। थोड़ी देर बाद कंचन कमरे में आती है, सुलोचना को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसके बाद दवाई देकर वॉशरूम करवाती है। कंचन सुलोचना की बहुत सेवा कर रही थी। अपनी बहू के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर सुलोचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कंचन के साथ कितना बुरा किया था। सोनिया जाने लगती है। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, आप मुझे फोन कर देना जब भी बुलाना होगा, मैं आ जाऊंगी। नहीं बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की और बेवजह यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू है मेरी सेवा करने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम अपने घर में खुश रहो, और हाँ, जब शादी करो तो कार्ड भेज देना, मैं अपनी बहू कंचन के साथ जरूर आऊंगी। अपनी सास के मुंह से ऐसा सुनकर कंचन खुशी के आंसू रो पड़ती है और अपनी सास के गले लग जाती है। सोनिया मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुलोचना की तबीयत ठीक हो जाती है। अब उसका